उबासी मार ली, थोड़ा सा लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमें चैप्टर स्टार्ट करना था, आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है कंसाइनमेंट। एक्चुअली में ये एक स्पेशल ट्रांजैक्शन है, और स्पेशल ट्रांजैक्शन के नेम पे आपके पास काफ़ी सारे चैप्टर्स होंगे। मतलब उसी के अंदर आप रिटर्न ऑफ अप्रूवल बेसिस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपके पास ऑलरेडी होंगे, और उसके अंदर से एक स्पेशल चैप्टर है कंसाइनमेंट। पता है ये स्पेशल क्यों है? स्पेशल ट्रांजैक्शन के अंदर एक स्पेशल चैप्टर है, लेकिन स्पेशल ये इसलिए, रीजन बिंग ये लास्ट टाइम सीए फाउंडेशन में दिसंबर 23 में आएगा, क्योंकि मई, अब खैर दिसंबर तो नहीं, उसको जैन बोलना चाहिए। रीजन बिंग मई 24 के अंदर ये चैप्टर है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सीए इंस्टीट्यूट है ये चैप्टर आपको पक्का देगा, क्वेश्चन पूछेगा आपको इससे, और मिनिमम टू मिनिमम क्वेश्चन ये 7, 8 या 10 नंबर में भी जा सकता है ये चैप्टर। लास्ट टाइम दे रहा है तो आखिरी बार तो वो अच्छे से देगा। अब कंसाइनमेंट होता क्या है इसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है जी, सुनेगा। पहले एक स्टोरी से शुरू करते हैं, फिर कंसाइनमेंट क्या होता है, कंसाइनमेंट के ऊपर क्या अकाउंट्स बनते हैं, क्या क्या एंट्रीज होती हैं, ये सारी एक एक करके बात करते हुए चलेंगे। पहले स्टोरी सुन लेते हैं। देखिएगा, दिल्ली के चांदनी चौक में एक कपड़े की दुकान है और बहुत बढ़िया चल रही है। कपड़े की दुकान बोले तो बुटीक है। दिल्ली के कहाँ पे? चांदनी चौक में। चांदनी चौक, अब बोले तो दिल्ली के चांदनी चौक में जब एक दुकान है, कौन सी है? बुटीक की है। उसको मिस्टर डी हैंडल कर रहे हैं जी, हाँ कोई बात नहीं, उसको मिस्टर डी हैंडल कर रहे हैं। कौन हैंडल कर रहा है? मिस्टर डी। दिल्ली के चांदनी चौक में मिस्टर डी बैठे हुए हैं और उसको वो हैंडल कर रहे हैं। और वो चांदनी चौक से कहाँ आना चाहते हैं बिजनेस करने के लिए? वो दिल्ली के चांदनी चौक में अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से सेटल कर चुके हैं। आज की तारीख में अगर वो अपने गल्ले पे नहीं भी बैठेंगे तब भी उनका बिजनेस चलता रहेगा। अब वो चाहते हैं यार मैंने दिल्ली तो एक्वायर कर लिया, अब मैं महाराष्ट्र एक्वायर करना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में वो भी पुणे, ठीक है जी, महाराष्ट्र में क्या? पुणे। तो वो दिल्ली से पुणे की ओर रवाना होते हैं और कहते हैं यार मैं महाराष्ट्र के अंदर पुणे को एक्वायर करना चाहूँगा। अच्छी बात, बुरी बात? अच्छी बात, ठीक है जी। इसका मतलब दिल्ली की गद्दी उनको छोड़नी पड़ेगी और दिल्ली की गद्दी पे कोई और बैठेगा संभालने के लिए। दिल्ली की गद्दी उनको मिस आउट करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। अब यहां पे मिस्टर जी की एंट्री होती है। वो जाते हैं इनके पास, मिस्टर डी के पास, और कहते हैं यार एक बात बताओ, तुम पुणे जाना क्यों चाहते हो? कहते मिस्टर डी मैं बहुत हार्डवर्किंग हूँ, और मैं हार्डवर्किंग तो हूँ, साथ में मुझे लगता है कि यार जब मैं ये बिजनेस करूँगा ना, मैं उसको एक नई ऊंचाइयों पे ले जाऊँगा। दिल्ली में तो मैं हर जगह मेरा माल जा रहा है, दिल्ली के आसपास हरियाणा में जा रहा है, यूपी में जा रहा है, पंजाब में जा रहा है, जितनी भी दिल्ली के आसपास की स्टेट से मैंने सब एक्वायर कर ली। क्या मैं अब पुणे जाके, मुंबई, आपका कह लीजिए जो पुणे के आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं, कुछ कर्नाटका बोल लीजिए या कोई भी स्टेट बोल लीजिए, क्या उनको एक्वायर ना करूं? बिल्कुल करिए, मनाही नहीं है। लेकिन मिस्टर जो जी है वो बोलते अगर तुम दिल्ली से गए तो दिल्ली का बिजनेस खो दोगे। दिल्ली का बिजनेस ग्रो तो करेगा लेकिन उतनी तेजी से नहीं करेगा जब तुम दिल्ली में बैठ के उसको ग्रो कर रहे थे। रीजन बीइंग आपको वो एक एम्प्लॉय के हाथ में छोड़ना पड़ेगा, और एम्प्लॉय के हाथ में जब वो बिजनेस को छोड़ दोगे आप, तो वो उतनी तेजी से ग्रो नहीं करेगा। वो उसके अंदर जो ग्रोथ रेट आने वाली वो थोड़ी धीरे हो जाएगी, क्योंकि ओनर और एम्प्लॉय में फर्क होता है। ओनर और एम्प्लॉय में क्या फर्क होता है? सर ओनर को बाहर निकलने के बाद पता चलता है कि अंधेरा हो गया, वो जब बिजनेस कर रहा होता है। लेकिन जब मैं एम्प्लॉय की बात करूं, एम्प्लॉय को शाम को 6 बजे पता चल जाता है मेरी छुट्टी का टाइम हो गया, वो वहीं से उसका 5:55 पे बैग पैक होना शुरू हो जाता है और 6 बजे वो एग्जिट ले लेता है ऑफिस से या कहीं से भी, वो जहां पे भी काम कर रहा है 6 बजे वो एग्जिट ले लेगा। लेकिन ओनर हो सकता है रात को 9 बजे ले, 10 बजे ले, कई बार रात को 12 बजे ले। ये डिफरेंस होता है ओनर और एम्प्लॉय के अंदर। तो कह रहा है ये चीज तुम खो दोगे दिल्ली में, तो दिल्ली ग्रो तो करेगी लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितनी तेजी से करना चाहिए। और जब तुमने दिल्ली में बिजनेस शुरू करा था तब तुम यंग थे, जब तुमने उसको जमाया, तुम्हें दिल्ली के लोगों की लैंग्वेज आती थी, तुम्हें हरियाणा की लैंग्वेज आती थी, तुम्हें पंजाबी थोड़ी बहुत आती थी, तो तुम उन लोगों को एक्वायर कर पाए। तुम पुणे में जाओगे, क्या मराठी आती है? बरोबर बोल पाओगे? चलेगा बोल पाओगे?
तो ये सारी चीजें मतलब थोड़ा बहुत जो भी आपकी लैंग्वेज है पुणे के अंदर आपको वो यूज करनी पड़ेगी। क्या आप इतनी बातों को यूज कर पाओगे? कह रहा यार मतलब मैं दिल्ली से बाहर ही ना जाऊं, मैं ये काम छोड़ दूं, फिर रिलायंस, टाटा, अंबा, मतलब जितने भी आपके अडानी हैं, ये अपना बिजनेस कैसे फैला रहे हैं? ये एक जगह पे रहते हैं और इनके हर जगह पे दुकान है, तो क्या ये बिजनेस नहीं कर रहे? मैं दिल्ली के बाहर ना जाऊं, मैं अपना बुटीक लेके ना जाऊं? तब मिस्टर जी ने बोला जाओ। किसने रोका? तुम्हें रोका किसने? जाओ ना। सिर्फ पुणे ही क्यों? कोलकाता क्यों नहीं? चेन्नई क्यों नहीं? हिमाचल क्यों नहीं? अरुणाचल प्रदेश क्यों नहीं? कह रहा मिस्टर जी रुक जाओ, मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही। पहले तुम कहते हो कि दिल्ली के बाहर मत जाओ, अब कह रहे हो कि इतनी जगह जाओ, बहुत कंफ्यूजिंग है। तब मिस्टर जी ने कहा आप एक एजेंट ढूंढिए जो आपके बिहाफ पे काम करेगा, लेकिन तुम दिल्ली की गद्दी मत छोड़ो। तुम एक एजेंट को ढूंढो जो तुम्हारे बिहाफ पे काम करेगा, तुम दिल्ली की गद्दी मत छोड़ो। दिल्ली की गद्दी अगर तुमने छोड़ दी तो कल को पुणे रहे या ना रहे पता नहीं, या कलकत्ता रहे या ना रहे, हिमाचल रहे या ना रहे, लेकिन दिल्ली वो ग्रोथ खो देगा, दिल्ली में वो ग्रोथ नहीं रहेगी। तो अब क्या करने का? काम छोड़ देने का। तो आपको एजेंट ढूंढना होगा जहां पे जो आपके बिहाफ पे वो एजेंट काम करेगा। सर मिस्टर ए बी सी डी हमें कुछ समझ नहीं आया, कुछ ऐसी चीज बताइए जो हमें समझ में आ जाए। जी बोलिए, ऐसी चीज होनी चाहिए, ऐसी चीज बतानी चाहिए। उसके लिए हमें अच्छा इसमें तो चलेगा। अभी एक पीडीएफ है, मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर कर दूंगा, अभी नहीं है इसके अंदर। वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी, जिसके अंदर मैंने एक स्टोरी बना रखी है तारक मेहता का उल्टा चश्मा पे। जेठालाल अपनी बिजनेस को बाहर लेके जाना चाहता है और उसको वो रोकता है, कौन है उसका? मेहता साहब, कि मत जाओ क्योंकि तुम नटू काका और बागा के अगर ये हाथ में बिजनेस सौंप के जाओगे तो वो उतनी तेजी से ग्रो नहीं करेगा। फिर वो वहां से एजेंट ढूंढता है, तो ये आपको चीजें मिल जाएंगी, टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी स्टोरी। अगली क्लास में उसको कवर कर देंगे क्योंकि अभी वाईफाई का पासवर्ड इसके अंदर नहीं डला हुआ। ठीक है जी, चलेगा। अब जब आप एजेंट ढूंढोगे, सुनेगा, अब आप एजेंट ढूंढ के करोगे क्या? क्योंकि एजेंट तो अब आपने ढूंढ लिया जो आपके बिहाफ पे काम करेगा। अब आप एजेंट किस तरीके से ढूंढोगे ये बताओ। यार एजेंट ऐसा होना चाहिए जो आपको देखने में लगे यार आपकी तरह काम कर सकता है, आपकी तरह उसमें कंसिस्टेंसी है, वो जोश है, वो जज्बा है। रीजन बीइंग, एजेंट के अंदर आप उसको सैलरी नहीं दोगे, आप उसको क्या देते हो? कमीशन। क्योंकि एजेंट जो होता है वो कमीशन लेता है, वो सैलरी नहीं लेता। तो वो जितनी ज्यादा सेल्स करेगा उतनी ज्यादा उसको कमीशन मिलेगी। तो पुणे में एक एजेंट चूज करिए, महाराष्ट्र के अंदर और कोई अगर शहर आपको लगता है वहां पे एक एजेंट को चूज करिए, कोलकाता में आप एक एजेंट को चूज करिए, चेन्नई में आप एक एजेंट को चूज करिए, जहां पे भी आप एजेंट को चूज करना चाहते हैं आप एजेंट को चूज करिए। ये आपका कंसाइनमेंट है, लेकिन अभी आप अपनी बुक के अंदर आ जाइए, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, बुक में जाने से पहले एक डायग्राम बना लिया जाए, एक्चुअल के अंदर कंसाइनमेंट होता क्या है। देखिएगा, जो गुड्स का ओनर होता है, जो गुड्स का ओनर होता है, जो एक शहर से दूसरे शहर में अपने गुड्स को भेजता है, जो सेंड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंसाइनर। और कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजता है। कंसाइनर कंसाइनी को अपने गुड्स, सोचिएगा जिसकी कीमत लाखों में है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख या 90 लाख या 100 लाख, जो भी फिगर है, वट एवर द फिगर में भी, एक सिंपल सी बात बताना, क्या बिना सिक्योरिटी डिपॉजिट के भेज देगा? अरे जब तुम लोग रेंट पे घर लेते हो वहां पे भी 2 महीने की सिक्योरिटी देते हो। ये इतने महंगा माल भेज रहा है, 10 लाख, 20 लाख, जितना भी अमाउंट का माल भेज रहा है, क्या फ्री में भेज देगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लेगा। कंसाइनर कंसाइनी को कहता है भाई मैं माल तो भेज रहा हूं, लेकिन इस माल का 10 से 20% या जितना भी परसेंटेज है, 30% ये मुझे तेरे से चाहिए। कैसे तेरे पे इतना भरोसा कर लूं? कुछ तो अमाउंट दे दे मुझे। भरोसा नहीं कर सकता मैं, तो कुछ अमाउंट तो लेगा। अगर अमाउंट के अंदर तू तोड़ दे, फोड़ दे, तुझे लगे कि भाई नहीं बेचने का, चलो आग लगा देते हैं, कुछ तो मेरे पास होना चाहिए। तो इसके लिए इसको वो भेजता है, कह लीजिए बैंक से अमाउंट भेजता है, या कोई ड्राफ्ट भेज देगा, या
आपके लिए वो भेज देगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अगर बात कर लें, ये भी एक स्पेशल ट्रांजैक्शन होती है जिसके अंदर आप बिल रिसीवेबल, बिल पेबल बोलते हो। कंसाइनर बिल्स रिसीवेबल बोलेगा कंसाइनी को, और कंसाइनी कंसाइनर को बिल्स पेबल बोलेगा। ये सारी बातें चलती रहेंगी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आप दोनों के बीच में होंगे। एट द एंड ऑफ द डे जब सारी चीजें हो जाएंगी, उस मूवमेंट पे कंसाइनी कंसाइनर को एक डेटा भेजता है, उसको हम बोलते हैं अकाउंट्स ऑफ सेल्स। अकाउंट्स ऑफ सेल्स क्या बोलते हैं? अच्छा सुनिएगा, आगे और बातों को जरा सुनिएगा। कंसाइनर ने गुड्स भेज दिया, अकाउंट्स ऑफ सेल्स, ये सारी बातें चलती जा रही हैं। अब मेरी और आगे बातें सुन लीजिए। अच्छा एक बात बताओ, कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजे। कंसाइनर जब कंसाइनी को गुड्स भेज रहा है, गुड्स के अलावा भी क्या उसके और खर्चे होंगे? क्या खर्चे हो सकते हैं? सॉरी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अबे इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया के बाहर होता है, मैं विद इन इंडिया बात कर रहा हूं। क्या बोलते हैं? फ्रेट चार्जेस। अच्छा चलो वो सब चार्जेस, फ्रेट को आप लोडिंग चार्जेस कह सकते हो। लोडिंग चार्जेस, जब वो ट्रक के अंदर माल को भरवाएगा उसको मैं लोडिंग कह सकता हूं। लोडिंग चार्जेस देने पड़ेंगे उसको, ठीक है जी। अब आगे और सुनिएगा, लोडिंग चार्जेस तो देने पड़ेंगे। ट्रक का जो भी आप कह लीजिए, जो भी XYZ खर्चे हैं, इंश्योरेंस भी देनी पड़ेगी। भैया रास्ते में जाते जाते क्या पता ट्रक वाला लिटिल रास्ते में घूमते फिरते ट्रक वाले को लगा यार मुझे थोड़ा लिटिल मार लेना चाहिए। जब मैंने कंसाइनर ने कंसाइनी को गुड्स भेजने जा रहा है और ट्रक वाला अपना लिटिल मार लेता है, तो यार मैं इंश्योरेंस चार्जेस नहीं लूंगा। उसने खाई में डाल दी तो, उसने किसी को ठोक दिया तो मेरा तो गुड्स चला जाएगा। तो इसीलिए जो इंश्योरेंस चार्जेस होते हैं, ये सारे चार्जेस बियर कौन करेगा? कंसाइनी या कंसाइनर? कंसाइनर। रीजन बीइंग कंसाइनर उस गुड्स का ओनर है। अब अगले सुनिएगा, कंसाइनी के पास गुड्स पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं है, कंसाइनी के पास गुड्स पहुंच गए। अच्छा मुझे ये बताइएगा, कंसाइनी के पास गुड्स पहुंचने के बाद अब अनलोडिंग होगी। अनलोडिंग होके कंसाइनी अपने गोडाउन में माल भरेगा। उसके पास ऑफिस नहीं था, ऑफिस रेंट पे लेगा गुड्स को दिखाने के लिए। ये सारे खर्चे कौन बियर करेगा? कंसाइनर। क्यों? ओनर वही है। अच्छा बिल्कुल सही आंसर, ओनर वही है, तो कंसाइनी को बियर करना पड़ेगा। अब कंसाइनी बियर क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कंसाइनर ने ओनरशिप नहीं छोड़ी। अगर कंसाइनर ओनरशिप छोड़ देता, आपको पता अगर कंसाइनर ओनरशिप छोड़ देता और कंसाइनी को ओनरशिप दे देता, कल को कंसाइनी गुड्स बेच के कंसाइनर को ठेंगा दिखा सकता था कि भाई साहब जा, तुझे नहीं देता पैसे, जो करना कर ले। रीजन? क्योंकि ओनरशिप खो चुका है और ओनरशिप मेरे पास है, तो गुड्स मैं बेचूंगा। देखिएगा इसके लिए एक बड़ी मशहूर लाइन है, कंसाइनर ने कंसाइनी को माल बेचने के लिए भेजा है, बेचा नहीं है। बेचेगा उस दिन जिस दिन उसके पास कोई कस्टमर आ जाएगा और कस्टमर आके उससे बोलेगा मेरे को माल बेच दे। तो पता है ओनरशिप जो ट्रांसफर होती है डायरेक्ट कंसाइनर से कंसाइनी को ओनरशिप ट्रांसफर, सॉरी कंसाइनी कह रहा हूं, कस्टमर को ओनरशिप ट्रांसफर होती है। बीच में कंसाइनी सिर्फ एजेंट है। आप लोग मोबाइल खरीद के लाते हो, आईफोन, वन प्लस, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, बड़े बड़े शोरूम बने होते हैं, क्रोमा का होता है, रिलायंस का होता है, या कुछ भी कह लीजिए आपके आसपास जितने भी शोरूम है बड़े बड़े, जिसके अंदर 3-4 फ्लोर होते हैं, या फिर ग्राउंड फ्लोर पे कोई बढ़िया सा शोरूम है। उससे जब आप कोई भी चीज खरीद के लाते हो, मोबाइल खरीदा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बोल लीजिए, टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, उसको खरीदने के बाद अगर घर जाके लगे आपको यार ये परफेक्ट नहीं चल रहा, क्या करते हो? क्या करते हो आप लोग? दुकानदार के पास वापस जाते हो या कोई और काम करते हो? नालायक, दुकानदार के पास नहीं जाते तुम मिलाते हो कंपनी का टोल फ्री नंबर कि भाई मेरी ये पर्टिकुलर आइटम सही नहीं चल रही, प्लीज इसको आके ठीक कर दो। याद करिए, आप कंपनी का टोल फ्री नंबर लगाते हो, आप कॉल नहीं करते दुकानदार को। हाँ, दुकानदार से हेल्प जरूर ले सकते हो, लेकिन उसको ठीक आके करता है कंपनी का एम्प्लॉय। सैमसंग का हो लीजिए, वन प्लस का बोल लीजिए, कोई भी, मतलब आपने जो भी प्रोडक्ट लिया है, फ्रिज लिया हो, टीवी लिया हो, वॉशिंग मशीन लिया हो, मोबाइल लिया हो, वॉट एवर द केस में भी, उसको कंपनी का एजेंट आके सही करता है। अब क्या किया जाए? कंपनी का एजेंट क्यों आके सही कर रहा है पता है? क्योंकि वो शॉपकीपर कभी उस गुड्स का मालिक था ही नहीं। एक्चुअली में उसका मालिक सैमसंग, रिलायंस,
कोई भी अगर आपने जो भी प्रोडक्ट खरीदा है वो चीज थी। खैर रिलायंस नहीं हो सकता ऐसे प्रोडक्ट का ओनर, उसके अंदर जो आपका ओनर रहेगा, जो भी उसके पास प्रोडक्ट होगा वो होगा। रीजन बीइंग वो सिर्फ एजेंट है। इसीलिए आप चाहे कोई पॉश एरिया से जाके, जो बहुत चलता है, बहुत अमीर रहते हैं जहां, वहां जाके कोई प्रोडक्ट खरीदो, और ऐसी इंडिया की सोसाइटी, इंडिया के अंदर जो बहुत गरीब रहते हैं और वहां पे वो कोई शॉप है, वहां पे भी सेम अमाउंट पे आपको सब चीजें मिलेंगी। ऐसा क्यों? रीजन सर, क्योंकि कंपनी जब अपने एजेंट्स को गुड्स देती है वो कमीशन सेम रखती है, वो अमाउंट सेम रखती है, क्योंकि वो किसी में भी भेदभाव नहीं करती। हाँ, ये बात अलग है कि कभी आपको कोई प्रोडक्ट 40,000 का था और किसी ने 38,000 का दे दिया, तो सर उस मूवमेंट पे वो शॉपकीपर ने अपनी कमीशन छोड़ी होगी। कंपनी आज भी उससे 35,000 ही लेगी। अगर 5,000 कमीशन थी तो हो सकता है कोई एजेंट अपनी 2,000 कमीशन छोड़ दे, लेकिन कंपनी 35,000 ही लेगी, कंपनी उससे कम नहीं करेगी। ठीक है जी, चले आगे बढ़े इसी बात पे, बुक की ओर चले हम। चलने का बोलिए। हाँ जी, आ जाइए, एक एक करके जरा बुक को देख लेते हैं, एंट्री भी इसके अंदर देखते हुए चलेंगे। ये आपका कंसाइनमेंट चैप्टर है, ये आपके पास डायग्राम बना हुआ है, मैंने इसके अंदर एक आधी चीज और ऐड कर दी थी आपके लिए। गुड्स भेजे गए हैं कंसाइनर को, मतलब गुड्स कंसाइंड हुए हैं, कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेज रहा है, वो उसको अकाउंट्स ऑफ सेल भेजता है। अकाउंट्स ऑफ सेल्स ना एक डिटेल्ड फॉर्मेट होता है। डिटेल्ड फॉर्मेट बोले तो डिटेल्ड सेल्स मेड बाय कंसाइनी, मैंने कितना सामान बेचा, एक्सपेंसेस इनकर्ड, मतलब एक्सपेंसेस कितने इनकर्ड हुए, कमीशन अर्न, अनसोल्ड इन्वेंटरीज लेफ्ट, आज भी मेरे पास क्या नहीं बिका, उसके बाद एडवांस पेमेंट और सिक्योरिटी बैलेंस ड्यू टू रेमिटेंस। ये सारी चीजें आपको, रेमिटेंस बोले तो सर एट द एंड ऑफ द डे वो आपको अमाउंट आपका वापस देने वाला है, रेमिट करने वाला है। सोचिएगा, कंसाइनर अपनी कमीशन कैसे लेता है, सॉरी कंसाइनर कह रहा हूं, कंसाइनी अपनी कमीशन कंसाइनर से कैसे लेता है? भीख मांग के। कंसाइनर भाई मेरे को अपनी कमीशन दे दे। माल किसने बेचा है? कंसाइनी ने। पैसा किसके पास आया है? कंसाइनी के पास। तो कंसाइनी भीख मांगेगा कंसाइनर से? नहीं, वो क्या करेगा, अपनी कमीशन काटेगा, अपनी कमीशन काटने के बाद कंसाइनर को पैसा देगा। ठीक है जी, तो इसको हम बोलेंगे बैलेंस ड्यू और रेमिटेड, याद रहेगा। चंगा, चलें आगे, चलेगा। मीनिंग ऑफ कंसाइनमेंट एक एक करके पढ़ लेते हैं। टू कंसाइन मीन्स सेंड, कंसाइन का मतलब है सेंड, जो आपने माल भेजा। इन अकाउंटिंग टर्म, अकाउंट consignment account relates to accounts dealing with situation whereon one person send goods to another person, जहां पे एक फर्म या पर्सन गुड्स भेज रहा है दूसरे बंदे को, जो कि आपका डायग्राम के अंदर था या चार्ट के अंदर था, ऑन द बेसिस दैट गुड्स विल बी सोल्ड ऑन बिहाफ एंड एट द रिस्क ऑफ फॉर्मर। तो रिस्क किसका है? कंसाइनर का ही है। कंसाइनी कोई रिस्क नहीं ले रहा। कंसाइनी रिस्क क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि रिस्क उसका होता है जिसके पास ओनरशिप होती है। अच्छा एक बात बताओ, जब हम दुकान पे सामान लेने जाते हैं, आपने दुकानदार से मोबाइल खरीदा, मोबाइल खरीदने से पहले दुकानदार की दुकान तक आया होगा मोबाइल, वहां तक का खर्चा किसने उठाया होगा? कंसाइनर या कंसाइनी? कंसाइनर। दुकान से आपने माल खरीदा, माल आप दुकान से लेके जा रहे हो, वहां का खर्चा कौन उठाएगा? कंसाइनी या आप? कंसाइनी या आप? अबे तुम उठाओगे, तुमने माल खरीद लिया, ओनर तुम हो, कंसाइनर क्यों उठाएगा? तुम उठाओगे, अब तुम उसके ओनर हो, क्योंकि रिस्क ओनरशिप के साथ चलता है। किसने कह दिया कि कंसाइनर उठाएगा? भाई कंसाइनर का काम वहां तक था जहां तक गुड्स बिक जाए, गुड्स बिकने के बाद शोरूम से बाहर ले जाइए, शोरूम से फिर वापस अंदर लाइए और उसको कहिए ये मोबाइल पसंद नहीं आया, वापस ले लो। नहीं लेगा, उसी टाइम वैल्यू हाफ कर देगा। अब शोरूम से वो माल निकल चुका है, अब वो सेकंड हैंड कहलाएगा, बिल उसका छप चुका है, रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस पे उसने गुड्स नहीं बेचा, तुम उसको कैश देके गुड्स लेके गए थे, तुम उसके ओनर बने थे, उसके बाद उसने आपको गुड्स दिए थे। तो जितना भी रिस्क होता है वो किसका होता है? बोलिए, रिस्क किसका? ओनर का। तो वो रिस्क कहलाता है ओनर का। द फॉलोइंग शुड बी नोटेड केयरफुली। तो कुछ बातें आपको जो ध्यान में रखने की वो ये रही आपकी। कहता है द पार्टी विच सेंड्स गुड्स, वो कौन कहलाता है? कंसाइनर या फिर प्रिंसिपल। आप उसको कंसाइनर भी बोल सकते हैं या फिर प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं। द पार्टी टू हुम गुड्स सेंड कंसाइनी इज कॉल्ड,
एजेंट, और जिसको माल भेजा गया उसको हम लोग एजेंट बोलते हैं। अच्छा, जितने भी अभी तक मैंने तुम लोगों को थ्योरी सुनाई थी या कुछ भी करा था वो ऑलरेडी इसके अंदर कवर्ड हो चुकी है। इस पॉइंट्स को जब तुम लोग पढ़ के देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा तुम ऑलरेडी ये सारी चीजें कवर कर चुके हो। नेक्स्ट कहता है द ओनरशिप ऑफ द गुड्स, दैट इज द प्रॉपर्टी इन द गुड्स रिमेन विद द कंसाइनर ऑफ द प्रिंसिपल एजेंट और द कंसाइनी डज नॉट बिकम देयर ओनर इवन दो गुड्स आर इन हिज पोजेशन ऑन सेल, ऑफ कोर्स द बायर विल बिकम द ओनर। देखिए वो ये लाइन को क्या कह रहा है, कह रहा पोजेशन मैंने पक्का ट्रांसफर कर दी। पोजेशन आप लोगों के पास है, मतलब कंसाइनी के पास है, लेकिन पोजेशन ट्रांसफर करने का मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको ओनर बना दिया। ओनर बनेगा बायर जब वो उसको खरीदेगा। ओनर आज भी कंसाइनर ही कहलाएगा, क्योंकि कंसाइनर ने माल बेचने के लिए भेजा है, बेचा नहीं है। याद रखने का ये लाइन को हमेशा। द कंसाइनर डज नॉट सेंड एन इनवॉइस टू द कंसाइनी, तो कंसाइनर कभी भी कंसाइनी को इनवॉइस नहीं भेजता। इनवॉइस का मतलब होता है माल को बेच दिया, तो मैंने माल तो नहीं बेचा अभी तक। नेक्स्ट कहता है ही सेंड्स ओनली अ परफॉर्मा इनवॉइस, तो वो क्या भेजेगा आपको, परफॉर्मा ऑफ इनवॉइस। अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है दैट लुक्स लाइक अ इनवॉइस बट रियली नॉट वन, जो कि इनवॉइस की तरह लगेगी लेकिन है नहीं। ठीक है जी, क्योंकि इनवॉइस होता तो मतलब मैंने माल बेच दिया, लेकिन इनवॉइस थोड़ी ना, परफॉर्मा इनवॉइस है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द परफॉर्मा इनवॉइस इज ओनली टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू दी कंसाइनी रिगार्डिंग पर्टिकुलर गुड्स सेंड, तो वो सिर्फ इतना बता रहा है कि मैंने तुझे कितने गुड्स भेजे, कितना माल भेजा। अच्छा, ये परफॉर्मा इनवॉइस भेजा क्यों है? सोचिए ट्रक में मैंने 520 भेजे, बुटीक का काम था, मैंने 500 ड्रेसेस भेजी और कंसाइनी के पास 450 पहुंची, बीच की 50 ड्रेसेस खाए। कंसाइनी को नहीं पता अगर मैं परफॉर्मा इनवॉइस ना भेजूं, कंसाइनी को लगेगा मैंने 450 भेजी और कंसाइनर सोचेगा ओ 500 ड्रेसेस बेची हैं, एक ड्रेस 10,000 की, इतना पैसा आने वाला है। लेकिन जब कंसाइनर कंसाइनी को भेजेगा, सॉरी कंसाइनी कंसाइनर को पैसा भेजेगा, वो बेचेगा 450 ड्रेस के हिसाब से, बीच की 50 ड्रेस ट्रक ड्राइवर उड़ा चुका था। तो परफॉर्मा इनवॉइस तो मुझे भेजना पड़ेगा। इनवॉइस नहीं भेज सकता, रीजन बीइंग इनवॉइस भेज दिया तो माना जाएगा कि मैं माल बेच चुका हूं, तो उसके बदले में मैं एक सब्स्टिट्यूट लेके आया जिसका मैंने नाम रखा है, हाँ जी क्या नाम रखा, परफॉर्मा इनवॉइस। तो नाम याद रखने का। देखिए स्पेशल ट्रांजैक्शन है, स्पेशल अकाउंटिंग है, तो जितना हम इसके अंदर डीप जाएंगे उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए, जितनी थ्योरेटिकल बेस पे जाएंगे। और वैसे भी ये आखिरी बार आने वाला है, तो सीए इंस्टीट्यूट इसको छोड़ दे, ऐसा हो नहीं सकता। वो आपसे चुन चुन के बदले लेगा कि आप लोगों को मई की शक्ल दिखाए। तो किस चीज़ में आपको टारगेट रखने का, कंसाइनमेंट उसमें से एक मेन चैप्टर बन जाता है, इसलिए क्योंकि अगली बार नहीं है तो इस बार ढंग से कर लिया जाए, होता ना। चलो लास्ट ट्राई देते हैं, तो लास्ट ट्राई में फुल कोशिश के साथ जाने का, तो सीए इंस्टीट्यूट कंसाइनमेंट को लास्ट ट्राई देने वाला है, तो लास्ट ट्राई में वो फुल कोशिश के साथ आएगा। अच्छा, ये सिर्फ अभी सोचा जा सकता है कि वो ये देने वाला है, ऐसा ना हो कि पेपर में जाओ सर कंसाइनमेंट नहीं आया, लेकिन हम अपनी ओर से अच्छे से तैयारी करके जाएंगे कि हो सकता है वो इसमें इस बार ज़्यादा दे। बाकी ये सीए इंस्टीट्यूट पे प्रेडिक्शन फेल है, इतनी आसानी से प्रेडिक्शन करना आसान नहीं है, लेकिन जितनी प्रेडिक्शन कर पा रहे हैं उसके हिसाब से तो भाई ये आना चाहिए और अच्छे खासे नंबर का आना चाहिए। नेक्स्ट कहता है यूजुअली द कंसाइनी रिकवर फ्रॉम द कंसाइनर ऑल एक्सपेंसेस। यूजुअली क्या होता है, कंसाइनर जो होता है ना सारे एक्सपेंसेस कंसाइनी से लेता है, सॉरी कंसाइनी कंसाइनर से लेता है, मैं उल्टा बोल गया। नेक्स्ट कहता है बाय हिम ऑन द कंसाइनमेंट दिस हाउएवर कैन बी चेंज बाय एग्रीमेंट बिटवीन दी टू पार्टीज। कई बार ये चीजें चेंज भी हो सकती हैं अगर हम म्यूचुअली एग्री कर जाए कि चल रेंट मैं खुद दे दूंगा अपने गोडाउन को, मेरा ही गोडाउन है, तेरे से रेंट नहीं ले रहा, मैं एग्रीमेंट के अंदर होता है। लेकिन यूजुअली कंसाइनी सारे खर्चे अपने रिकवर करता हुआ चलता है, किससे, कंसाइनर से। इट इज ऑल्सो यूजुअल फॉर द कंसाइनी टू गिव एन एडवांस। देखिए मैंने बोला था ना आपको एडवांस के लिए, भैया तेरे को मैं कितने माल भेज रहा हूँ, 10 लाख 20 लाख 40 लाख 50 लाख इतने का माल भेज रहा हूँ, क्या तू मुझे एडवांस नहीं देगा? देना ही पड़ेगा। अरे जब कोई बंदा रेंट पे प्रॉपर्टी लेता है, वो कहता है कि हर महीने तुझे इतना पैसा दूंगा, तब भी लैंडलॉर्ड उससे 2-3 महीने की सिक्योरिटी ले लेता है। जब वो वहां सिक्योरिटी ले लेता है, तो यहाँ पे जब इतने का माल भेज रहा हूं तो कुछ एडवांस लेना मेरा बनता है, वो मेरा हक है, तो मेरे हक की कमाई मेरे से कोई नहीं ले सकता। तो ये यूजुअल है, ठीक है जी। कहता है फॉर हिज वर्क, सॉरी ऊपर थे हम लोग, टू द कंसाइनर इन द फॉर्म ऑफ कैश और बिल ऑफ एक्सचेंज। तो वो कैश में भी हो सकता है या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज में भी हो सकता है। इट इज एडजस्टेड अगेंस्ट द सेल्स प्रोसीड ऑफ द गुड्स। तो ये जो एडजस्ट होता है सेल्स प्रोसीड, जो भी
बाद में क्या कहते हैं, मैंने आपके जितना भी माल भेज दिया उससे मैं इस चीज को एडजस्ट कर लूंगा। मतलब वो बोला ना भाई तुझे सारे पैसे काट दूंगा, उसके बाद काट के तुझे तेरा पैसा दूंगा। कैसे? मैंने जो माल बेचा, मैंने माल बेचा 60 लाख का, 60 लाख में से 20 लाख तुझे एडवांस दे चुका हूं, काटूंगा क्या 20 लाख वापस दूंगा? नहीं दूंगा। अब बचा 40 लाख, मेरी कमीशन थी 10 लाख, वो भी काटूंगा 10 लाख, अब बचा 30 लाख, मेरे अपने खर्चे 5 लाख रेंट, वो भी काटूंगा। अच्छा अनलोडिंग चार्जेस 1 लाख, 24 बचा, अब 24 लाख ट्रांसफर करूंगा, ना कि पूरा 60 लाख। पैसा मेरे गले में पड़ा है, तेरे गले में नहीं पड़ा, तो सोचने का नहीं। मैं कमीशन लेते हुए भी भीख नहीं मांगूंगा, क्योंकि पैसा मेरे गले में पड़ा है, मेरे गले में पड़ा है तो उतना ही पैसा मिलेगा जितना मुझे लगता है। तो उसको हम बोलते हैं अकाउंट ऑफ सेल्स। बाद में कोर्ट रूम ड्रामा में देखा जाएगा कि वो ज्यादा बनता था या कम बनता था। ठीक है जी। तो कभी भी कंसाइनी ऐसे नहीं करेगा, वो ऐसे करेगा, ले भाई अपना पैसा। चंगा, चलें आगे। नेक्स्ट वो कहता है फॉर हिज वर्क द कंसाइनी रिसीव कमीशन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस सेल। तो जो भी उसने काम करा है वो जो कमीशन को कैलकुलेट करता है वो ग्रॉस सेल के ऊपर करता है कि कितना मैंने माल बेच दिया। सेल के ऊपर क्या खर्चा आया ये डिपेंड नहीं करता। फॉर ऑर्डिनरी कमीशन द कंसाइनी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी बैड डेट्स दैट मे अराइज। देखिएगा जो ऑर्डिनरी कमीशन होती है, मतलब नॉर्मल कमीशन, मैं ऑर्डिनरी कमीशन को नॉर्मल कमीशन भी कह सकता हूं, उसके ऊपर कंसाइनी गेव एडवांस टू कंसाइनर। सर अगर कुछ लॉस हो गया तो किसका लॉस होगा? ओनर का लॉस होता है। सीक्रेट मैन, नाम बता दीजिए अपना। सीक्रेट भाई, ये लॉस आपके ओनर का कहलाएगा। तो ओनर जो भी है, ओनर कंसाइनर है तो वो कंसाइनर को ही उठाना पड़ेगा। बाकी अभी लॉस वाली बात इस पॉइंट के अंदर मैं करूंगा, पॉइंट नंबर 7 के अंदर आप सुन सकते हैं अभी अभी में। हाँ जी, तो हम लोग कहाँ पे थे, किस पॉइंट के ऊपर? मतलब लॉस के, वो ग्रॉस सेल्स के ऊपर आप कमीशन निकालोगे, उसके अंदर मैंने कितने खर्चे कर दिए ये डिपेंड नहीं करता। लेकिन अब देखिएगा वो क्या कहता है, इफ एजेंट इज टू बी मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड डेट्स। अब जो इन्होंने बात करी कि सर लॉस हो गया या कुछ भी ये चीज हो गई, अगर एजेंट को मैं रिस्पॉन्सिबल करना चाहता हूं बैड डेट्स के लिए, देखिए पता होता क्या है, इसके ऊपर भी एक स्टोरी है। पहले स्टोरी सुनते हैं फिर इस पॉइंट को समझेंगे। इस स्टोरी को सुनना यार। कंसाइनर ने दिल्ली से, जो दिल्ली में बुटीक चला रहा था, मैं अपने एग्जाम्पल पे ही घूमूंगा, मैं अलग अलग एग्जाम्पल नहीं रहूंगा, सेम एग्जाम्पल पे रहेंगे हम लोग। अगर कंसाइनर ने दिल्ली से माल भेजा है पुणे, पता कितने किलोमीटर है? 1500 किलोमीटर। प्लेन से आने आने में उसको 2-2.5 घंटे से प्लेन का रास्ता है। उसके बाद एयरपोर्ट चेकिंग, फिर यहां से निकलना, कम से कम 6-7 घंटे गुड्स से दूर है वो, कम से कम 6-7। अगर सारी एक्टिविटीज को मिला लिया जाए, वो पहले कैब करके एयरपोर्ट जाएगा, फिर एयरपोर्ट से फ्लाइट लेगा, फिर उतरेगा, फिर कैब करके आएगा, 6-7 घंटे का मिनिमम रास्ता है। ट्रेन से तो सोचो 24 घंटे से ऊपर है। मिनिमम दूर है वो कितने घंटे? 6-7 घंटे। ट्रेन से मिनिमम बोले तो 24 घंटे के अराउंड। और अगर बाय कार आएगा तो सर 2 दिन भी ले सकता है, बीच में कुछ खाना पीना भी खाएगा। वो इतनी दूर है अपने गुड्स से। रात को नींद नहीं आती उसको। भैया 50 लाख का माल, 60 लाख का माल आया, कितना पैसा? 20 लाख। रात को सोते सोते जाग जाता है। पुणे के अंदर मिस्टर पी ने गुड्स मेरे बेचे या नहीं बेचे? अच्छा बेचे, उधार पे बेचे, सामने वाली पार्टी पैसे दे रही है कि नहीं दे रही है? उसको रातों में नींद नहीं आती, वो नींद की गोलियां खा के सोता है। अब क्या करा जाए? अब वहां पे इंट्रोड्यूस हुआ डेल क्रेडिटर कमीशन। क्या इंट्रोड्यूस हुआ वहां पे? डेल क्रेडिटर कमीशन। वहां पे कंसाइनर ने कंसाइनी को बोला भाई तू माल बेच, आज भी माल मेरा ही है, लेकिन माल बेचने के बाद तेरे को ऑर्डिनरी कमीशन तो मिलेगी, ग्रॉस सेल पे मिलेगी, प्लस तुझे डेल क्रेडिटर कमीशन भी दूंगा, एडिशनल टू ऑर्डिनरी कमीशन डेल क्रेडिटर कमीशन दूंगा, मतलब थोड़ी बहुत कमीशन एक्स्ट्रा। लेकिन ये कमीशन एक्स्ट्रा इस शर्त पे दूंगा, कल को ये जो तूने जिनको माल भेजा तेरे भाई बंधु हैं, तू इनकी लैंग्वेज जानता है, मैं नहीं जानता, ये तुझे पैसा दे या ना दे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू मुझे जितना सेल्स हुआ है उसके ऊपर सारे पैसे लौटाएगा। इस बात की डेल क्रेडिटर कमीशन है कि मैं तेरे माल बेचने के बाद दिल्ली में चैन की नींद सो पाऊं, मेरे को रिकवरी के लिए, पैसा रिकवरी के लिए दिल्ली से यहां तक ना आना पड़े। अगर मुझे दिल्ली से पुणे तक बार बार पैसा रिकवरी के लिए आना पड़ रहा है तो दिल्ली की गद्दी तो मैं फिर खो दूंगा। इसीलिए
कंसाइनर क्या करता है, कंसाइनी को कभी कभार डेल क्रेडिटर कमीशन दे देता है कि भैया मुझे तेरे वहां के लोगों पे भरोसा नहीं, तू डेल क्रेडिटर कमीशन ले, एक्स्ट्रा कमीशन ले, लेकिन मैं अपने घर पे दिल्ली में चैन की नींद सो पाऊं। चंगा चलेगा, बरोबर, ठीक है जी। हाँ, तो वो क्या कहता है, ही इज टू बी पेड कमीशन कॉल्ड डेल क्रेडिटर कमीशन। उस सिचुएशन के अंदर मैं क्या देने वाला हूं, डेल क्रेडिटर कमीशन। इट इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल सेल्स, नॉट मेयरली ऑन क्रेडिट सेल्स अंटिल एंड अनलेस एग्रीड। तो ये टोटल सेल्स पे कैलकुलेट करना, अपने क्रेडिट सेल्स पे मत करना, अंटिल एंड अनलेस, जब तक ये एग्रीड ना हो जाए। अगला आ रहा है पॉइंट नंबर 8 एंड 9, लास्ट पॉइंट है। 2 मिनट वाटर ब्रेक ले लिया जाए, ठीक है जी। सीक्रेट मैन कंसाइनी को लॉस उसी सिनेरियो के अंदर हो सकता है जब मैंने उसको डेल क्रेडिटर कमीशन दी और बैड डेट्स हो जाएं। अब बैड डेट्स होंगे तो कंसाइनर उसके ऊपर लॉस बियर नहीं करेगा। अब जो लॉस बियर करना होगा वो कंसाइनी को करना होगा, क्योंकि आपको एडिशनल कमीशन इसीलिए दी थी कि गलती से आप बैड डेट्स ना करा दो। ठीक है जी, सीक्रेट मैन क्लियर? नाम बड़ा अच्छा सोचा यार तुमने, सीक्रेट मैन, छुपा हुआ आदमी, क्या बात है। Periodically the consignee ends to the consigner statement called accounts of sale। तो periodically मतलब आपका जो भी आपने पीरियड्स हो रखा है, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल बाद, कंसाइनी आपको अकाउंट्स ऑफ सेल भेजेगा कि मैंने कितना माल भेज दिया है, क्या क्या मेरे खर्चे थे, ये सारी चीजें भेजेगा। इट सेट्स आउट दी सेल्स मेड बाय द कंसाइनी, द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर, मैंने आपके बिहाफ पे क्या क्या खर्चे करे, द कमीशन अर्नड बाय कंसाइनी एंड द बैलेंस ड्यू टू कंसाइनर। तो जो भी मैंने कमीशन अर्न करी और कितना अमाउंट तुम्हें देना बनता है, क्या बैलेंस मेरा ड्यू हो गया। नेक्स्ट कहता है, फर्म्स यूजुअली लाइक ascertain the profit or loss on each consignment or consignments to each consignee। Consignment account relates to accounts dealing with such business where one person sends goods to another person on the basis of that goods will be sold on behalf at the risk of the former। तो मतलब गुड्स बेच देना रिस्क मेरा ही है, आप सिर्फ गुड्स को बेचिए, आप एजेंट हो, आप एजेंसी का मजा लीजिए। सर LIC का एजेंट, सुनिएगा, इस एजेंट और इसके पूरे रिलेशनशिप को मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। खैर लॉ के टीचर ये करते होंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक बार ये क्लियर कर देता हूँ। LIC का जो एजेंट होता है, जब वो काम करता है, अगर उसने कोई गड़बड़ कर दी और आपको दिल करा यार इसने ये गलती कर दी, इसको करनी नहीं चाहिए थी, आप कोर्ट रूम ड्रामा के अंदर LIC की एजेंट पे केस नहीं कर सकते, LIC पे केस करोगे। रीजन बीइंग वो एजेंट उसके बिहाफ पे काम कर रहा था, वो ओनर नहीं था। तो यहां पे भी जो भी चीजें रहेगी वो कंसाइनर के खिलाफ रहेगी, कंसाइनी के खिलाफ नहीं रहेंगी। ठीक है जी, चंगा चलेगा। अब कंसाइनमेंट और सेल्स के अंदर कुछ फर्क होता है और वो फर्क हमें पता होना चाहिए। क्या कहता है, ओनरशिप ऑफ द गुड्स रेस्ट विद द कंसाइनर टिल द टाइम दे आर सोल्ड बाय द कंसाइनी, नो मैटर द गुड्स आर ट्रांसफर टू द कंसाइनी। तो ओनरशिप कंसाइनर के हाथ में रहती है, भैया आपके गुड्स मैंने सिर्फ आपके पास बेचे। सेल्स के अंदर मतलब होता है कि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, और ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, दुकान से आपने सामान निकाला और दुकान से सामान निकालते ही देखिएगा, बॉटल खरीदी, दुकान से सामान निकाला, बट मेरी गलती नहीं है, बॉटल टूट गई। ये तो खैर प्लास्टिक की बॉटल थी जो कि नहीं टूटी, सोचो कांच की बॉटल होती, मुझे लगा यार कांच की बॉटल में पीना चाहिए, कोई मेरे घर पे आएगा लिटिल पीने के लिए आएगा, मैं सामने वाले दुकानदार ने मेरे को सामान बेचा है, मैं उसका एजेंट नहीं हूँ, कंसाइनी पे नहीं हूँ, उसने मुझे माल बेचा है और ये प्लास्टिक की बॉटल नहीं, ये कांच की बॉटल है। मैंने सोचा उसको दिखाएंगे, उसको देंगे, वो पीने का ज्यादा शौक रखता है, तो मैं दुकान से लेके आया ये गुड्स को, और ये क्या हुआ, दुकान से लेते ही धड़ाम। इसका मतलब क्या हुआ, लॉस उस शॉपकीपर का या मेरा। रीजन भी मैं अब इसका ओनर था। चंगा चलेगा, खैर ये बच गई। ठीक है जी। द कंसाइनी कैन रिटर्न द अनसोल्ड गुड्स टू कंसाइनर। तो यहां पे कंसाइनी अनसोल्ड गुड्स कंसाइनर को रिटर्न कर सकता है। अच्छा, बॉटल के अंदर इतना पानी बच गया, क्या मैं पिछले वाले ओनर को, शॉपकीपर में जाके कह सकता हूं ये ले थोड़ा बहुत पानी बच गया, मैंने यूज नहीं करा? वो मुझे क्या कहेगा, नालायक। नहीं हो सकता, सॉरी, ये भाई पानी पी, फेंक, इसको चुल्लू भर में ले डूब, जो करना कर, लेकिन ये पानी तेरा है, मेरा नहीं है। यहां ऐसा नहीं चलेगा, जो तेरा है वो मेरा है। एक ऐड आती थी ना, चंगा चलेगा। कंसाइनी बियर द लॉस ऑफ गुड्स सोल्ड हेल्प विद
कंसाइनी। तो यहाँ पे कंसाइनर ही लॉस को बियर करेगा, कंसाइनी नहीं करेगा। आपको आंसर मिल रहा होगा सीक्रेट मैन जी। ओ, इसका मतलब कंसाइनी बस दिखावे का ओनर है, मैं तो रियल का ओनर हूं अपनी बुक का। भाई कंसाइनी कभी ओनर था ही नहीं, कंसाइनी सिर्फ एजेंट था। किसने कह दिया वो ओनर है? जब रिलायंस के शोरूम पे वो सब इतना, रिलायंस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बोलते हैं उसको, रिलायंस डिजिटल पे इतना माल भरा गया है, रिलायंस क्या उसका ओनर है? कभी भी नहीं। रिलायंस के अगर आईफोन नहीं बिके तो सर वो एप्पल को वापस कर देगा, नहीं बिका ले ले वापस, बिकेगा तो फिर माल बेच के तुझे दे दूंगा पैसा, जब नहीं बिका तो अपना माल वापस उठा ले। वो ओनर कभी था ही नहीं। चंगा चलेगा। इट इज द बायर हु विल बियर द लॉस इफ एनी आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ गुड्स। तो गुड्स ट्रांसफर करने के बाद अगर कोई भी लॉस होता है तो वो बायर को उठाना पड़ेगा, जो कि उसको सामान खरीद चुका है। मतलब इस बॉटल के साथ जो भी दुर्घटना घटेगी उसका जिम्मेदारी मुझे ही लेनी पड़ेगी, सेलर नहीं लेगा। The relation between the consigner and the consignee is that of principal and agent। देखिएगा जो रिलेशन है कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में, प्रिंसिपल और एजेंट का है, सेलर और बायर का कभी नहीं रहा। तो वो दिखावे का भी ओनर नहीं है, वो एक्चुअल में ओनर है ही नहीं, वो तो एजेंट है। ओनर तो प्रिंसिपल है, मतलब कंसाइनर है आपका। The relation between the seller and the buyer is that creditor and debtor। और यहां पे देखिए उनका जो रिश्ता, एक सीरियल आता था सर टीवी पे, मेरी जो क्या कहते हैं घर में दादी, उसने बड़ा सीरियल देखा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है पता नहीं, आज तक उनको समझ नहीं आया ये रिश्ता क्या कहलाता है, लेकिन दो रिश्ते आपको यहां पे समझने होंगे एक्चुअल के अंदर ये दो रिश्ते क्या कहलाते हैं। सुनिएगा, कंसाइनमेंट में कंसाइनर और कंसाइनी का रिश्ता प्रिंसिपल और एजेंट का कहलाता है। अब मैं अगर बात करूं आपकी सेल्स के अंदर बायर और सेलर का रिश्ता डेटर और क्रेडिटर का कहलाता है। वहां पे जो रिश्ता है कौन सा कहला रहा था? प्रिंसिपल और एजेंट, प्रिंसिपल एंड एजेंट बोलना चाहिए और नहीं लगाना चाहिए। और यहां पे जो रिश्ता है वो क्या कहलाएगा? क्रेडिटर एंड डेटर। याद रहेगा, चलेगा। नेक्स्ट कहता है expenses done by the consignee to receive the goods and to keep safely are borne by the consignor unless there is any other agreement। तो भैया आपका जो भी ये बातचीत करता है, कहता है एक्सपेंसेस जो भी डन होंगे कंसाइनी से वो रिसीव हो जाएंगे अगर आपका कोई और मतलब एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे बाय द बायर आर टू बी बॉर्न बाय बायर। यहाँ पे बायर ही उठाएगा, वहाँ पे वो खर्चों को कंसाइनर उठाता है। भैया दुकान से निकलने के बाद जितने खर्चे होंगे घर पे ले जाने तक के वो आपके खर्चे होंगे। याद करिए जब आप फ्रिज खरीदते हो, फ्रिज के बाद वो कहता है भाई साहब फ्रिज इतने का, भाड़े का इतने का, भाड़े का पैसा लगेगा इतने का, हाँ मैं बंदा जरूर प्रोवाइड कर दूंगा लेकिन वो खर्चा आपको देना होगा। क्या अगर कोई बायर कहे मैं वो खर्चा नहीं देता, फिर पता दुकानदार क्या कहेगा माल बिकने के बाद? ये बाहर पड़ा है माल, आग लगा दे इसमें, लेकिन ये यहां से हिलेगा नहीं, मैं नहीं देने वाला तुझे, लगा दे इसमें मेरी तरफ से आग, क्योंकि अब मैं इसका ओनर ही नहीं हूं। अब ये माल तुझे अपने घर तक ले जाना है, मैं नहीं लेके आऊंगा। ठीक है जी, तो यहां पे सारे खर्चे कौन करेगा? बायर करेगा। चलेगा, चंगा चलें। अब इंटरेस्ट के ऊपर आ जाते हैं। आज इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे, बाकी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है अगली क्लास में शुरू कर देंगे हम अपने। ठीक है जी, प्रिंसिपल एंड एजेंट, डेबिट, डेटर एंड क्रेडिटर। हाँ जी, चलेगा। सबसे पहले जो आपके पास एंट्री लेके आ रहा है वो कौन सी लेके आ रहा है? व्हेन गुड्स आर कंसाइंड और डिस्पैच। जब जब आपके गुड्स कंसाइंड हुए या फिर डिस्पैच हुए, उस मूवमेंट के ऊपर क्या एंट्री होगी? वो कहता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा सुनिएगा, जो आपका कंसाइनमेंट अकाउंट है, पहले एंट्री तो डिस्कस कर ही लेंगे, उससे पहले हम थोड़ी सी बात कहीं और कर ले। आइएगा, यहां पे जो आपका कंसाइनमेंट अकाउंट है ना, ये कौन सा अकाउंट है? क्या इसके ऊपर बात कर लें हम? टी शेप का अकाउंट होता है, बहुत बढ़िया, हमें देखने में अच्छा लगता है, मजा आता है उसको देख के। लेकिन कंसाइनमेंट अकाउंट एक्चुअल में कौन सा अकाउंट है, क्या आप लोगों को पता है? हाँ जी बताइए, क्या है? ओम जी, आपके तो नाम में ही भगवान का नाम है, तो आपके मुंह से तो सही अकाउंट का नाम आना चाहिए। बताइए कौन सा अकाउंट है वो? नॉमिनल अकाउंट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। देखिएगा, जहां पे भी मैं प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करता हूं, वॉट एवर द प्लेस में भी, वो जो मर्जी जगह हो, जहां पे भी मैं प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने वाला हूं, वो जो अकाउंट कहलाएगा वो नॉमिनल कहलाएगा। आप शुरुआत से लेकर आखिरी तक देख लो, पता है कहां से? क्लास 11 से उठाना, क्योंकि जब तुमने पहली बार अकाउंट्स देखी थी वो क्लास 11th थी। याद करो, जब तुमने पहली बार अकाउंट्स देखी थी वो आपकी क्लास 11th थी। तो वहां से लेके आखिरी तक, मतलब यहां तक सीए फाउंडेशन तक देख लो,
तुम्हारा पहला अकाउंट जो तुमने नॉमिनल बनाया था, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, वहां पे तुमने प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करा था, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस याद करो। फिर तुमने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां पे तुमने नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट करा था, और ये दोनों ही अकाउंट नॉमिनल अकाउंट थे। अगले आ जाइए, तुमने पढ़ी थी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में तुमने बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तुम वहां पे निकालते थे पार्टनर को कितना प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ या फिर कितना लॉस ट्रांसफर हुआ, वो भी था तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट। और पार्टनरशिप के अकाउंट बताता हूं, पार्टनरशिप के अकाउंट यहां पे खत्म नहीं हुए, वो और आगे तक चलेंगे। बताऊं, सुनिएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट था, वहां पे एसेट लायबिलिटी में कितना चेंजेस हुआ एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब यमराज उसको याद कर लेता जब तुमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, वो भी नॉमिनल अकाउंट था। एमसीक्यू में आ सकता है, खैर इतना तो नहीं आएगा लेकिन फिर भी याद रखने का। आगे सुनिएगा, जब तुमने धंधे को बंद करा था परमानेंटली, जब तुम डिसोल्यूशन का चैप्टर पढ़ रहे थे, वहां पे जो तुमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था वो भी नॉमिनल अकाउंट था। याद आ रही है चीजें? कंसाइनमेंट के अंदर जो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे, ये भी प्रॉफिट और लॉस के लिए बनाया जाएगा और ये भी नॉमिनल अकाउंट है। चंगा, याद रहेगा? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, वाह LIC। लेकिन यहां पे जिंदगी के साथ जिंदगी के बाद नहीं करने का, यहां पे करना फाउंडेशन के साथ भी, फाउंडेशन के बाद भी, मतलब इंटर में भी जाना चाहिए और फाइनल में भी जाना चाहिए। तुम्हें नॉमिनल अकाउंट्स याद रहने चाहिए, कौन कौन से नॉमिनल अकाउंट होते हैं। यहां पे जिंदगी के बाद तुम याद रखो या ना रखो, लेकिन फाउंडेशन के साथ भी, फाउंडेशन के बाद भी याद रहना चाहिए। चलेगा? बिल्कुल सही, सीक्रेट मैन आपने सही कहा, नॉमिनल अकाउंट है वो। चलेगा, अब इसको एंट्री के ऊपर चलते हैं। मजा आना चाहिए क्लास में। अभी तक थ्योरी चल रही थी अकाउंट्स के अंदर, पता नहीं इतनी लंबी थ्योरी तुमने देखी है कि नहीं देखी, लेकिन जब चैप्टर को शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से करना चाहिए, मजे के साथ करना चाहिए। चंगा, चलेगा? तो बोर तो नहीं हुए थ्योरी में? अच्छा, सामने बैठा बच्चा तो वैसे भी बोर नहीं हो सकता, नालायक, यहीं से बॉटल उठा के फेंक दूंगा। बोर हुआ तू, बोर हुआ, लेकिन सीक्रेट मैन हमारा बोर हुआ कि नहीं हुआ ये देखने का। ये भी नॉमिनल, वो भी नॉमिनल, पूरा नॉमिनल। हाँ, ये भी नॉमिनल, वो भी नॉमिनल, पूरा नॉमिनल, बिल्कुल सही जी। चलेगा, आगे वो क्या कहता है? When goods are consigned और dispatched, जब जब आपने गुड्स को भेजा या फिर वो डिस्पैच हुए, वो भेजे गए हैं, उस मूवमेंट के ऊपर आप क्या एंट्री करने वाले हो? आप कहोगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स भेजना तुम्हारे लिए खर्चा था। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। नेक्स्ट चलिएगा, एक्सपेंसेस इनकर्ड, जो जो तुमने खर्चे करे, मतलब लोडिंग का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, जो भी तुम्हारा XYZ खर्चा हुआ है, तो भाई जब खर्चा होगा याद करिए वो नॉमिनल को। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्लास 11 आपने जो उसके अंदर सीखा था, आपने नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या सीखा था? आपने सीखा था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जब वो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हुआ था, तो यहाँ पे जब मैं गुड्स को बेचते हुए खर्चा कर रहा हूं, तो वो खर्चा जब मेरा है तो वो डेबिट में जाएगा, तो वो कहता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू। अबे टू सप्लायर अकाउंट, टू क्या कहते हैं, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, जिस तरीके से मैंने खर्चा करा। ठीक है जी, चलेगा? अरे नहीं सर, आपके होते हुए कैसी बोरिंग हो सकता है। शुक्रिया सीक्रेट मैन जी। नाम बता दो यार सीक्रेट मैन, एटलीस्ट अपना नाम तो पता होना चाहिए मुझे सीक्रेट मैन का। चलेगा, अब जब आपको एडवांस मिल जाएगा, कंसाइनी की ओर से एडवांस मिल जाएगा, भैया मैंने गुड्स को लोड करवा के तुम्हारी ओर भिजवाना शुरू कर दिया, अब पैसा भेज दे, नहीं तो आधे रास्ते में ही रुकवा दूंगा। मेरे तो एक कॉल के ऊपर ट्रक वाले को रोकना पड़ेगा, क्योंकि ट्रक वाला पैसा तो मेरे से ही लेगा। तो माल तेरे गोडाउन में पहुंचने से पहले बीच रास्ते में मुझे तुझसे पैसा चाहिए। जब तुम पैसा लोगे क्या एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट। खैर कैश तो मुश्किल है आना, लेकिन बैंक अकाउंट डेबिट, कैश तभी आएगा जब आप उसको दिल्ली से दिल्ली में भेजोगे। बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट। कंसाइनी के पर्सनल अकाउंट को कम कर दो, क्योंकि जब वो माल भेज के तुम्हें वापस के पैसे देगा तो रिमेनिंग पैसा ही देगा। चलेगा? सर एक बार फिर से वो डीआर वाला क्या भाई, क्लियरली बताइए। मैं फिर से बता दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लियरली मेंशन करिए कि आप एक बार फिर से देखना चाहते हैं, मतलब पढ़ना चाहते हैं। ठीक है जी? ये बात तो मैं खैर ऑफलाइन वाले बच्चों को तो मैंने कई बार बोली है, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी बोल देता हूँ। एक्चुअली जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो हमारे बीच में जो रिश्ता होता है वो मुगले आजम और अनारकली का होता है। जब टीचर पढ़ा रहा है वो रिश्ता मुगले आजम और अनारकली का है।
तो तुम जितनी बार बोलोगे रिपीट करके दिखाओ, मैं रिपीट करके दिखाऊंगा। वो होता ना, मुगले आजम बोलता है अनारकली एक बार और, तो वो मुझे करना होगा। लेकिन जब वो टेस्ट पे बात आ जाती है, वो रिश्ता बदल जाता है, तब मैं मुगले आजम बन जाता हूं और तुम अनारकली, फिर नचवाता हूं तुम्हें, है कि नहीं है? एक बार और टेस्ट लेंगे, तो वो रिश्ता बार बार बदलता रहता है। अभी तुम लोग मुगले आजम हो तो रिपीट होगा, चलेगा। जब तक आप लिखते हैं तब तक हम अगली एंट्री को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि YouTube के अंदर और एक्चुअल क्लास में थोड़ा सा डिले रहता है। इट कैन बी 1 मिनट और लेस देन 1 मिनट, तो 1 मिनट का डिफरेंस तो रहता है, और भाई को फिर टाइप भी करने का है। चले, ऑन रिसीट ऑफ अकाउंट ऑफ सेल फ्रॉम द कंसाइनी, जब अकाउंट ऑफ सेल आपको रिसीव हो जाएगा कंसाइनी से, अकाउंट सेल्स कंटेन डिटेल्स ऑफ सेल्स मेड बाय कंसाइनी, तो जो भी आपने डिटेल सेल्स है या फिर खर्चे करे वो सारी चीजें आपको रिसीट होने जा रही है, तो आप लोग बोलोगे कंसाइनी पर्सनल अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, वो सब कुछ माइनस करके आपको अकाउंट ऑफ सेल थोड़ा सा पैसा मिलने जा रहा है। आपके पास इनकम क्या होगी उस बात की, उसके बारे में बात करता है। कंसाइनर का डेबिट होगा, सर क्या कहना चाह रहा है ये, कंसाइनर कब डेबिट होगा? कौन सी एंट्री के बारे में बात कर रहे हो? कंसाइनर डेबिट नहीं हो रहा है या बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट होने का मतलब है मुझे पैसा रिसीव हो रहा है, क्योंकि आपका बैंक या कैश, देखिएगा बैंक आपका पर्सनल अकाउंट होता है और कैश आपका कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है, ठीक है जी। तो डेबिट व्हाट कम्स इन कह सकते हो, या फिर डेबिट दी रिसीवर कह सकते हो, वॉट एवर द केस में बी, टू कंसाइनमेंट पर्सन, कंसाइनी पर्सनल अकाउंट। देखिएगा जब आपको चौथी एंट्री के ऊपर जब उसने बोला है कि आपको क्या क्या भेजने का है, जो भी आपने सेल्स बनाई है, तो सेल्स के लिए आप ये बोलोगे कंसाइनी पर्सनल अकाउंट टू कंसाइनमेंट, और जो आपके खर्चे हुए हैं, जो भी आपके खर्चे हुए उसके लिए आप कहोगे कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वो नेट इफेक्ट करके आपको चीजों को सेंड करने वाला है। नेक्स्ट में चलिएगा, कैश और चेक बैंक ड्राफ्ट नॉट रिसीव कंसाइनी एज सेटलमेंट, तो जो भी क्या कहते हैं आपको सेटलमेंट के बिहाफ पे मिले, नोट रिसीव्ड हुए हैं, तो भाई उसके लिए करोगे कैश बैंक बिल रिसीवेबल टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट। लास्ट में जो आपको पैसा मिलने वाला है, अब कमीशन के ऊपर बात करता है। अगर आपकी वेन डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट पेड, मतलब नॉर्मल कमीशन है, उस केस के अंदर आप कहोगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट, क्योंकि वहां पे आप कंसाइनी को पैसा दे रहे हो। ये आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया, और ये आपके लिए क्या हो गया, एक तरीके से लाइबिलिटी हो गई, ठीक है जी, ये आपके लिए लाइबिलिटी है। अगला, फॉर द गुड्स टेकन ओवर बाय द कंसाइनी, तो जो भी गुड्स टेकन ओवर कंसाइनी, हो सकता है कि कुछ गुड्स अपने घर में ले जाओ, उसके बच्चे को पसंद आ जाए, कपड़े की दुकान थी, बुटीक का कपड़ा आपने भेजा, ड्रेसेस भेजी, उसकी बीवी को पसंद आ गई, अब घर नहीं लेके जाएगा तो घर घुस पाएगा, लेके जाना होगा, तो कुछ गुड्स उसने खुद ले लिए, तो उसके लिए आप एंट्री करोगे कंसाइनी पर्सनल टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अनसोल्ड गुड्स के लिए आप कहोगे कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। नेक्स्ट, फॉर कमीशन पेबल कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनी पर्सनल अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट का रियल ओनर कौन होता है? कंसाइनर होता है। कंसाइनमेंट अकाउंट का रियल ओनर कंसाइनर है, क्योंकि कंसाइनर उसको प्रिपेयर कर रहा है। कंसाइनी जो प्रिपेयर करेगा दैट विल बी आपका क्या कहते हैं अकाउंट ऑफ सेल्स। ये सारी चीजें सीक्रेट मैन, ये सारी चीजें प्रिपेयर करने वाला कंसाइनर है, चाहे वो कंसाइनमेंट अकाउंट हो, चाहे वो कंसाइनी का अकाउंट हो, कंसाइनी रियल अकाउंट हो, स्टॉक अकाउंट हो, छोटी मोटी चीजें जो कंसाइनी को अपने बिहाफ पे प्रिपेयर करनी है करो, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक मैंने जो भी डिस्कस करा आपसे वो कंसाइनर के बेस पे करा, ये सारी चीजें कंसाइनर प्रिपेयर करने वाला है, ठीक है जी। बताइए अब कोई डाउट? जितना यहां तक पढ़ा अभी तक कोई डाउट? हाँ जी, ऑफलाइन वालों तुम्हें कोई डाउट? ऑनलाइन में तो कमेंट आता रहेगा। डाउट है ओम जी, अजीत? नहीं है, किसी को भी नहीं है, चलेगा, ठीक है। तो